हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। फोरियर ट्रांसफॉर्म के 6th वीडियो लेक्चर में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फोरियर इंटीग्रल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर यूनिवर्सिटी के अंदर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात इसमें बताना चाहेंगे कि फोरियर इंटीग्रल सभी फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब फॉर ऑल फंक्शंस आप फोरियर इंटीग्रल निकाल सकते हैं, चाहे वो ऑड फंक्शन हो या फिर वो इवन फंक्शन हो। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। द फोरियर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल 1/π फर्स्ट इंटीग्रल 0 to infinity, सेकेंड इंटीग्रल -∞ to +∞, एफ टी इंटू कॉस ओमेगा ब्रैकेट में t माइनस एक्स dt इंटू डी ओमेगा। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी है, जो फर्स्ट इंटीग्रल लिमिट 0 to infinity वाला है वो लिमिट है ओमेगा की, जबकि दूसरा इंटीग्रल -∞ to +∞ जो है वो लिमिट का काम करेगा t के लिए। तो ये होता है फोरियर इंटीग्रल का फॉर्मूला। अब जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है फोरियर इंटीग्रल, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो आंसर होगा उसमें इंटीग्रेशन रहने वाला है। मतलब लास्ट में जो आंसर आपको मिलेगा वो एक इंटीग्रल की फॉर्म में मिलेगा और वो इंटीग्रल ओमेगा में रहेगा। तो आपको यहां करना क्या है, एफ एक्स में एक्स की जगह t रखकर आपको पहले t के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेट करना होगा, और जब आप इंटीग्रेट t के रिस्पेक्ट पर कर देंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो एक इंटीग्रेशन की फॉर्म में होगा जो कि ओमेगा के टर्म्स में रहेगा। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन एफ एक्स का फोरियर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हुए फोरियर इंटीग्रल दो टाइप के होते हैं, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल एंड फोरियर साइन इंटीग्रल। तो उनको देख लेते हैं। पहले है फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। अब इसको हम तभी लगाएंगे जब हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है वो एक इवन फंक्शन होगा। ध्यान रहे कि जब फंक्शन इवन होगा तभी आप कोसाइन इंटीग्रल लगाएंगे। यह बात समझ में आ रही है। फोरियर इंटीग्रल किसी भी फंक्शन के लिए लग सकता है, लेकिन फोरियर कोसाइन इंटीग्रल सिर्फ इवन फंक्शन के लिए ही आप लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला देखिए। अगर एफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन गिवन है और वो आपसे फोरियर कोसाइन इंटीग्रल की वैल्यू पूछे, तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है। एफ एक्स इक्वल 1/π, पहले लिमिट इंटीग्रल 0 to infinity एज इट इज है, दूसरी लिमिट भी इंटीग्रल -∞ to +∞ एज इट इज है। एफ टी ऐसे ही आ गया और आगे देखिए क्या है, cos ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा एक्स, अब अलग अलग मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं डी टी और डी ओमेगा एज इट इज। तो आपको ध्यान देना है कि जब आपको फोरियर कोसाइन इंटीग्रल बोले तो ये जो एंगल है ये हमने सेपरेट जैसा कर दिया। इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि सेपरेट कर दिया, बस इसको याद रखने के लिए आप ऐसे समझिए कि हमने जैसे इसको सेपरेट कर दिया, cos ओमेगा टी और cos ओमेगा एक्स। अब इसमें आप छोटी सी बात और समझिए, ये जो दूसरा वाला इंटीग्रल है, इंटीग्रल -∞ to +∞, ये t के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इंटीग्रेशन को t वाले फंक्शन के साथ एक साथ बना के लिख देंगे। तो देखो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो इंटीग्रल -∞ to +∞ एफ टी का फंक्शन है इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी को एक साथ रखा। अब हमारा काम क्या है, इस टी वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा। तो एक प्रॉपर्टी आपने जरूर पढ़ी होगी कि इवन फंक्शन के लिए जो इंटीग्रेशन की लिमिट अगर -a to a हो तो वो ट्वाइस हो जाती थी और फिर 0 to a लिखते थे हम उसको। तो इसी तरह से जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये दूसरा इंटीग्रल है, हम इसमें वो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। एफ एक्स इक्वल 2/π, पहला इंटीग्रल ऐसे ही आया है 0 to infinity cos ओमेगा एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट में देखो लिमिट क्या बन गई है, इंटीग्रल 0 to infinity, और ट्वाइस हो जाएगा और देखो हमने वो 2 पहले लिख दिया इसलिए 2/π लिखा है। अंदर एफ टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी, बाहर चल रहा है डी ओमेगा। अब आपका काम क्या है, आपका काम है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले इंटीग्रल को सॉल्व करना। जब आप टी के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेट कर चुके होंगे तो आपको आगे इसको दोबारा इंटीग्रेट नहीं करना, क्योंकि आंसर ही हमारा फोरियर इंटीग्रल है। इस वजह से हम यहां पर इसके आंसर को इंटीग्रल की फॉर्म पर देंगे। तो अभी तक आपने क्या सीखा, फोरियर इंटीग्रल सभी फंक्शंस के लिए लगेगा, जबकि फोरियर कोसाइन इंटीग्रल इवन फंक्शन के लिए लगेगा। इसी तरह से ऑड फंक्शन के लिए फोरियर साइन इंटीग्रल बना हुआ है। तो क्या होता है फोरियर साइन इंटीग्रल, पहली बात ये ऑड फंक्शन के लिए लगेगा। डेफिनेशन देखिए, अगर एफ एक्स फंक्शन का फोरियर साइन इंटीग्रल आपको निकालना पड़े तो इसका भी बेसिक फॉर्मूला यही है कि जो ओरिजिनल फॉर्मूला था एफ एक्स इक्वल 1/π इंटीग्रेशन 0 to infinity, दूसरी लिमिट इंटीग्रेशन -∞ to +∞, एफ टी। फोरियर कोसाइन इंटीग्रल में दोनों जगह कॉस था, अब इसका नाम साइन इंटीग्रल है, इस वजह से दोनों जगह साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा एक्स आ रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं। कोसाइन में दोनों जगह कॉस आता है, जबकि साइन इंटीग्रल वाले फॉर्मूले में दोनों जगह साइन आता है। अब इसमें दूसरा वाला इंटीग्रल
माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी वाला, ये t के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रल है। इस वजह से हम इसके इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे तो हमें मिलेगा fx इक्वल 1/पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी sin ओमेगा x, और देखो ब्रैकेट में हमने सेकंड वाले इंटीग्रल को लिखा इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ft, क्योंकि वो t का फंक्शन है और ये t की लिमिट है, इंटू साइन ओमेगा t। देखो साइन t वाला इस ब्रैकेट के अंदर आया है dt और बाहर चल रहा है d ओमेगा। अब यहां पर आपको देखो एक बात समझनी है, ft एक ऑड फंक्शन है और साइन भी आपको पता है ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शंस का जो प्रोडक्ट होता है वो एक इवन फंक्शन होता है, और फिर से हम इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी से इसकी लिमिट को ट्वाइस कर देंगे 0 टू इंफिनिटी, तो ये कुछ ऐसा बनेगा fx इक्वल, देखो 2 अपॉन ये जो 2 आ रहा है ना उसकी लिमिट को हमने अंदर 0 टू इंफिनिटी बना दिया, इस वजह से 2 आ रहा है, इसलिए हमने इसको पहले ही लिखा 2/पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी साइन ओमेगा x, और देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, लिमिट जो कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी थी अभी वो क्या हो रहा है 0 टू इंफिनिटी हो रही है ft sin ओमेगा t dt। अब फिर से आप यहां पर t वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, बस इतना ही काम आपको करना है, जो हमारा आंसर होगा वो इंटीग्रल की फॉर्म में रहेगा और वो ओमेगा के रिस्पेक्ट पर होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम इसमें इवन ऑड फंक्शन का समझ लेते हैं। देखिए इवन फंक्शन क्या होता है, देखिए अगर आपने फंक्शन fx के अंदर x को माइनस x से रिप्लेस किया और वो बराबर हो fx के ही, मतलब x की जगह माइनस x रखा और फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, तब हम उसको कहेंगे कि वो एक इवन फंक्शन है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ऑड फंक्शन की बात करें तो अब हम x को माइनस x जब हम फंक्शन के अंदर रखेंगे तो एक नेगेटिव के साथ फंक्शन वापस आएगा, और उस केस में हम बोलेंगे कि जो फंक्शन होगा वो एक ऑड फंक्शन होगा। तो इस तरह से आप उन फंक्शंस को चेक कर सकते हैं कि वो इवन है कि ऑड है। अगर आपने फंक्शन को ये डिसाइड कर लिया कि वो इवन है कि ऑड है, फिर उसी के हिसाब से आप फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि फंक्शन इवन है तो आप उसमें फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाइए, और अगर आपको लगता है कि फंक्शन ऑड है तब आप उसमें फोरियर साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाइएगा। तो ये काम आपको उस क्वेश्चन को करने से पहले चेक करना पड़ेगा। एक और बात हम इसमें बताना चाहते हैं, कई बार वो क्वेश्चन में बोल देते हैं कि फोरियर साइन इंटीग्रल फाइंड कीजिए या फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फाइंड कीजिए, तब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा। अगर फंक्शन इवन और ऑड कुछ भी नहीं आपको समझ में आ रहा है कि इवन है कि ऑड है, तब आप उसमें ओरिजिनल फॉर्मूला लगाएंगे जो कि फोरियर इंटीग्रल का है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा क्वेश्चंस में समझते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें आपको लिखा है फोरियर इंटीग्रल फाइंड करना है fx इक्वल 1 व्हेन mod x लेस देन 1 और 0 व्हेन x ग्रेटर देन 1। अब इस क्वेश्चन में हमें यह बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि फोरियर साइन इंटीग्रल से करना है कि फोरियर कोसाइन इंटीग्रल से करना है, बस आपको fx दे दिया। तो इसे करने के लिए आपको चाहिए कि पहले आप इसका इवन और ऑड नेचर को चेक करें। तो उसके लिए पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा ठीक करके लिखते हैं। देखिए ये चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि mod x लेस देन 1 का मतलब जो होता है वो -1 लेस देन x लेस देन 1 होता है। वहीं दूसरी तरफ mod x ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1, या फिर हम उसको दूसरी तरह से ब्रेक करके लिखें तो x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो गिवन फंक्शन है हम इसको लिख सकते हैं fx इक्वल, देखो 1 होगा फॉर -1 टू 1 एंड 0 होगा फॉर x लेस देन -1 एंड फिर से 0 होगा फॉर x ग्रेटर देन 1। तो ये हमने फंक्शन की ब्रांच को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया ताकि हम ये समझ पाए कि हमें किस लिमिट रेंज में कौन सी वैल्यू यूज करनी है। अब दूसरी बात, अगर हम फंक्शन fx के अंदर x को -x से रिप्लेस करेंगे इवन या ऑड चेक करने के लिए, तो आप देख पाएंगे कि फंक्शन के अंदर तो कोई x है ही नहीं, या तो 1 है या 0 है, तो आप x को -x कहां रखेंगे, कहीं भी नहीं रख पाएंगे, इसलिए फंक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और वो वापस आ जाएगा एज इट इज। इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि f ऑफ -x इज इक्वल fx है, हेंस fx क्या हुआ, एक इवन फंक्शन हो गया। तो अब तक आपने ये डिसाइड कर लिया है कि फोरियर इंटीग्रल निकालेंगे हम फोरियर कोसाइन इंटीग्रल के फॉर्मूले से, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है इवन हुआ। फिर से एक बार बता देते हैं, यहाँ फंक्शन में कोई x नहीं है, तो आप x की जगह -x रखेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फंक्शन के अंदर, इस वजह से वो f ऑफ -x इक्वल हो गया fx के। ठीक है, अब हम इसमें फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास होता है fx इक्वल 2/पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी cos ओमेगा x, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ft इंटू cos ओमेगा t dt, बाहर है d ओमेगा। आपको सिर्फ इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब हम इसकी लिमिट को ब्रेक करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा fx इक्वल 2/पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी cos ओमेगा x। देखो स्क्वायर ब्रैकेट को हमने ब्रेक करके लिखा तो हम 0 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लिमिट जो है वो 0 टू इंफिनिटी है, तो इसलिए हमने लिखा 0 टू 1 इसलिए क्योंकि हमारी फंक्शन की जो ब्रांच है वो 1 पर ब्रेक हो रही है।
इसलिए हमने लिखा 0 to 1 ft cos ओमेगा t dt, d ओमेगा बाहर है, प्लस 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to infinity cos ओमेगा x एज इट इज। फिर से हमने अंदर वाले इंटीग्रल को ब्रेक करके लिखा, तो देखो आप देख पाएंगे 1 to infinity ft cos ओमेगा t dt। यहां जो सेकंड वाला इंटीग्रल है वो 1 से आगे चला है। अब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो पहले वाले इंटीग्रल के लिए फर्स्ट ब्रांच उसकी वैल्यू 1 देगी, जबकि दूसरे वाले के लिए वो 0 हो जाएगा। तो आपको यहां पर सिर्फ फर्स्ट टर्म वाला ही इंटीग्रल मिलेगा, जबकि दूसरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा, fx इक्वल टू अपॉन पाई इंटीग्रल 0 to infinity cos ओमेगा x, ये बाहर ऐसे ही चला रहा है। और देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, इंटीग्रल 0 to 1 cos ओमेगा t dt, d ओमेगा बाहर। अब आप जानते हैं cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन sin ओमेगा t होता है, अपॉन पर एक कोएफिशिएंट ओमेगा और आएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा fx इक्वल टू अपॉन पाई इंटीग्रल 0 to infinity cos ओमेगा x एज इट इज आ रहा है, sin ओमेगा t हो गया, अपॉन पर कोएफिशिएंट ओमेगा, ये इंटीग्रेशन हुआ cos ओमेगा t का। लिमिट आ गई 0 to 1। अब आप इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो sin ओमेगा t की जगह 1 हो जाएगा, इस वजह से sin ओमेगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो sin 0 0 होता है, इस वजह से आपको सिर्फ sin ओमेगा मिलेगा ऊपर से, अपॉन पर ओमेगा एज इट इज आ गया। या फिर हम इसको थोड़ा ठीक करके लिखें तो देखो इंटीग्रल को हमने लेफ्ट साइड पे लिखा cos ओमेगा x इंटू साइन ओमेगा अपॉन ओमेगा डी ओमेगा इक्वल, देखो क्या किया, ये जो 2 अपॉन पाई है ना, इसको घुमा के हमने fx की तरफ पहुंचा दिया, तो हमें मिला पाई बाय 2 इंटू fx, या इक्वल करके लिखा तो पाई बाय 2 इंटू fx की जो क्वेश्चन में वैल्यू दी थी हमने वो रख दी। देखो ब्रैकेट में लिखा 1 फॉर x लेस देन mod 1 एंड 0 फॉर x ग्रेटर देन 1। अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इस पाई बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी इंटीग्रल 0 to infinity cos ओमेगा x इंटू साइन ओमेगा होल अपॉन ओमेगा डी ओमेगा इक्वल, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, पाई बाय 2 फॉर मॉड x लेस देन 1 एंड 0 फॉर मॉड x ग्रेटर देन 1। तो आप इस तरह से क्वेश्चन में देख पाएंगे कि जो आंसर है वो एक इंटीग्रल की फॉर्म में है, इस वजह से इसका नाम फोरियर इंटीग्रल है। तो इस तरह से आप इस आंसर में सिर्फ t के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेट करिएगा, जो बाहर वाला इंटीग्रल है वो एज इट इज रहेगा, वही आंसर की फॉर्म है, यानी आपको जो आंसर देना है वो इंटीग्रल की फॉर्म में देना है। तो बस ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें आपको साफ साफ लिखा है फोरियर साइन इंटीग्रल निकालना है इस फंक्शन fx का। तो इसमें भी हम पहले इसको ठीक करके लिखेंगे, तो जब हम फंक्शन को ब्रांच बना देंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से मिलेगा, fx इक्वल 1 फॉर माइनस पाई लेस देन x लेस देन पाई, 0 फॉर x लेस देन माइनस पाई एंड 0 फॉर x ग्रेटर देन पाई। ये चीजें आप पहले समझ चुके हैं, तो हमने यहाँ पर आपको थोड़ा सा जल्दी में समझा दिया है, इस चीज को आप देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को कराने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये फंक्शन अभी आपने लास्ट में देखा कि अगर आप इसको चेक करने जाएंगे तो ये एक इवन फंक्शन है, तो आपने इसमें फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला लगा करके लास्ट में इसका आंसर देखा कि कुछ वैसा आ रहा था, लेकिन अभी साफ साफ लिखा है कि फोरियर साइन से करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इवन फंक्शन है तो उसका साइन इंटीग्रल नहीं निकल पाएगा, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ये फंक्शन इवन है, बावजूद इसके वो हमसे फोरियर साइन इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इसमें आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसमें फोरियर साइन इंटीग्रल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, जो कि होता है fx इक्वल 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन ओमेगा x। देखो पहला वाला जो इंटीग्रल है ना, हम इसको कुछ नहीं कहते, ये ऐसे लिखा रहेगा, ये हमारे आंसर की फॉर्म बनेगा, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दूसरा जो इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी ft साइन ओमेगा t dt, सिर्फ हमें इसको इंटीग्रेट करना होता है, डी ओमेगा बाहर चल रहा है। अब इसकी जो लिमिट है वो ब्रेक होगी पाई पर, इस वजह से हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे, तो ये कुछ ऐसा होगा, fx इक्वल 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन ओमेगा x। देखो स्क्वायर ब्रैकेट में पहले हमने लिमिट को ब्रेक किया 0 टू पाई ft साइन ओमेगा t dt, डी ओमेगा बाहर चल रहा है, प्लस 2 अपॉन पाई, और पहला इंटीग्रल ऐसे ही आ रहा है 0 टू इन्फिनिटी साइन ओमेगा x, जबकि दूसरे इंटीग्रेशन में आप देख पाएंगे कि लिमिट का जो ब्रेकेज है वो पाई टू इन्फिनिटी हुआ है, क्योंकि ब्रांच क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो ब्रांचेस हैं वो माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई है। तो फर्स्ट टर्म का जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके लिए हम fx में देखेंगे तो वैल्यू 1 है, fx में x की जगह t रखेंगे तो वैल्यू सिर्फ 1 मिलेगी आपको, और दूसरे वाले पार्ट में आप देखेंगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें रखेंगे तो पहला ब्रैकेट 1 हो जाएगा, जबकि दूसरे ब्रैकेट में उसकी वैल्यू 0 आ रही है, जो कि 0 हो जाएगा पूरा टर्म, इसलिए आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म मिलेगा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, fx इक्वल टू अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन ओमेगा, देखो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, इंटीग्रल 0 टू पाई साइन ओमेगा t dt, और बाहर चल रहा है डी ओमेगा। अब आप जानते हैं साइन ओमेगा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t होता है, अपॉन पर ओमेगा आ गया, लिमिट आ गई, इसमें आप अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा पाई हो जाता है, माइनस आता है लेकिन एक और माइनस बाहर से, इस वजह से प्लस हो गया है cos 0 जो कि 1 होता है,
अब आप इसको ठीक करके लिखे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इंटीग्रल को हमने पहले लिख दिया लेफ्ट साइड पर 0 टू इंफिनिटी साइन ओमेगा एक्स, और देखिए cos 0 1 हो गया, माइनस cos ओमेगा पाई अपॉन ओमेगा एज इट इज हो गया डी ओमेगा, इक्वल ये जो 2 अपॉन पाई था हमने इसको घुमाकर fx की तरफ पहुंचा दिया, तो इसलिए आपको मिल रहा है पाई बाय 2 fx। फिर आगे हमने पाई बाय 2 इंटू करके fx की वैल्यू रख दी है देखो, और हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन ओमेगा एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस cos ओमेगा पाई होल अपॉन ओमेगा इंटू डी ओमेगा, इक्वल ब्रैकेट में आ रहा है पाई बाय 2 फॉर मॉड एक्स लेस देन पाई एंड 0 फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन पाई। तो आप देख रहे हैं यहां पर हमने इसका साइन इंटीग्रल फॉर्मूला निकाला है, तो ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में है। हालांकि आपने देखा कि ये फंक्शन एक इवन फंक्शन था, ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसने फोरियर साइन इंटीग्रल पूछा है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप देख पाएंगे कि आपको फोरियर साइन इंटीग्रल निकालना है इस फंक्शन fx का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले इवन और चेक करते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने फंक्शन के अंदर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। ध्यान दीजिए जो ब्लू कलर में हमने लिखा वो माइनस एक्स लिख दिया, x की जगह माइनस एक्स। तो देखिए x को जब माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहली ब्रांच जो थी वो माइनस ए की पावर, अब देखो x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो देखो ब्लू कलर में माइनस लिखा है और x लिखा है, a ऐसे ही है। आगे भी x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है तो माइनस एक्स लेस देन 0 हो गया, जबकि दूसरी ब्रांच जो है इसमें हम लिखेंगे e की पावर ax। देखो प्लस कैसे हुआ है, क्योंकि एक माइनस पहले से उस क्वेश्चन के अंदर था। आगे भी हमने माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 कर दिया, यानी जहां भी x है आप उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अब इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी से आप आगे देख पाएंगे कि इनइक्वालिटी अगर माइनस एक्स लेस देन 0 है तो हमने अगर माइनस से घुमा दिया उसको, मीन्स मल्टीप्लाई करा दिया, तो फिर x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ऐसी दूसरी वाली ब्रांच क्या हो जाएगी, x लेस देन 0 हो जाएगी। तो ये दो बातें आप इसमें समझ लीजिए कि कभी भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। इस वजह से जो इनइक्वालिटीज हैं ये रिवर्स हो चुकी है। अब दूसरी तरफ अगर हम पूरे फंक्शन से ही माइनस कॉमन ले ले तो आप देख पाएंगे कि fx इक्वल, देखो माइनस हमने बाहर कर दिया तो क्या होगा, जो पहली ब्रांच का माइनस था ना वो बाहर चला गया, इसलिए फर्स्ट ब्रांच पॉजिटिव होगी, जबकि दूसरी ब्रांच जो कि पॉजिटिव थी वो माइनस के बाहर कॉमन लेने से नेगेटिव हो गई है। या फिर आगे हम इसकी ब्रांच को ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, जैसे हमने आगे लिखा माइनस, देखो जो दूसरी ब्रांच थी माइनस ए की पावर ax वो हमने पहले लिखी x लेस देन 0, और ए की पावर माइनस ax फॉर x ग्रेटर देन 0 हमने इसको दूसरी ब्रांच बना के लिखा, ताकि हम ये देख पाए कि फंक्शन जो है वो ओरिजिनल बन चुका है विद माइनस। अब आप यहां पर क्या समझ पाए कि फंक्शन में x को माइनस एक्स से जब आप रिप्लेस करेंगे तो वो माइनस के साथ फंक्शन वापस आ रहा है। इस वजह से ये फंक्शन क्या हुआ भाई, ये एक ऑड फंक्शन हो गया, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है ना, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एफ एक्स अगर आ जाए तो फिर उस एफ एक्स को ऑड फंक्शन कहा जाएगा। अब ये डिसाइड हो चुका है कि ऑड फंक्शन है, तो अब आप इसमें क्या लगाएंगे, इसमें आप फोरियर साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है एफ एक्स इक्वल टू अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन ओमेगा एक्स, और स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ टी साइन ओमेगा टी डी टी, बाहर चल रहा है डी ओमेगा। तो इस तरह से हम फंक्शन के अंदर x को t से रिप्लेस करेंगे, और आप देख पा रहे हैं कि लिमिट जो है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो 0 टू इंफिनिटी है, तो जो x लेस देन 0 की ब्रांच है वो इस फंक्शन में यूज ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो 0 टू इंफिनिटी है। तो इसलिए सिर्फ x ग्रेटर देन 0 की जगह e की पावर माइनस एक्स जो लिखा है हम उसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा फिर एफ एक्स इक्वल टू अपॉन बाय इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन ओमेगा एक्स एज इट इज आ गया। देखो स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए ध्यान से, हमें इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी जो लिखा है इसकी वजह से सिर्फ x ग्रेटर देन 0 वाली ब्रांच जो कि e की पावर माइनस ए एक्स है उसमें x को t से रिप्लेस करेंगे, तो आपको मिलेगा e की पावर माइनस ए टी, ये यहां पे रखना है इनटू साइन ओमेगा टी डी टी एज इट इज, बाहर चल रहा है डी ओमेगा। तो इस तरह से ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक फंडामेंटल इंटीग्रल बन चुका है, जिसका फॉर्मूला हमें पहले से पता है कि इंटीग्रल e की पावर x साइन बी एक्स डी एक्स अगर कहीं हो तो हम उसको लिख सकते हैं e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो ध्यान दीजिए यहां पर a की वैल्यू माइनस a है जबकि b की वैल्यू ओमेगा है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले में जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन ओमेगा एक्स एज इट इज, और देखो ब्रैकेट में रेड कलर में क्या लिखा है e की पावर माइनस ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू, देखो a की जगह माइनस ए आ रहा है तो माइनस ए साइन ओमेगा एक्स माइनस b की जगह देखो क्या आ रहा है ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स, लिमिट आ गई 0 टू इंफिनिटी डी ओमेगा। अब आप इसमें अपर लिमिट रखेंगे इंफिनिटी
तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो अपर लिमिट से तो 0 हो जाएगा, जबकि लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में साइन 0 0, आगे cos 0 1 मिलेगा, इस वजह से आपको सिर्फ माइनस ओमेगा मिलेगा। तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, fx इक्वल टू अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन ओमेगा x, देखो ब्रैकेट में अपर लिमिट रखने से 0 हो चुका है पूरा, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कैसे हुआ, 1 आ रहा है e की पावर 0 की वजह से, इंटू ब्रैकेट में पहला टर्म साइन 0 की वजह से 0 हो गया, माइनस ओमेगा और cos 0 1 होता है, इस वजह से इंटू 1 लिखा है, बाहर चल रहा है डी ओमेगा, और इसको थोड़ा हम ठीक करके लिखे तो आपको मिलेगा fx इक्वल टू अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ओमेगा साइन ओमेगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। इस तरह से आपको ये फोरियर इंटीग्रल मिल गया है। इसको थोड़ा और ठीक करके लिखना है, तो ये जो 2 अपॉन पाई है इसको हम fx से मल्टीप्लाई करा के लिखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ओमेगा साइन ओमेगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल पाई बाय 2 इंटू एफ से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आगे इसमें हम पाई बाय 2 इंटू एफ की वैल्यू रख दी है, ब्रैकेट में आ रही माइनस e की पावर ax फॉर x लेस देन 0 एंड e की पावर माइनस ax फॉर x ग्रेटर देन 0। अब ज्यादा से ज्यादा आप इसमें पाई बाय 2 को अंदर ब्रांच में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ओमेगा साइन ओमेगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल ब्रैकेट में माइनस पाई बाय 2 इंटू e की पावर ax फॉर x लेस देन 0 एंड पाई बाय 2 e की पावर माइनस ax फॉर x ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें साफ साफ लिखा है फोरियर साइन इंटीग्रल निकालना है fx इक्वल e की पावर माइनस ax अपॉन x का। ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें अपॉन पर x आ जाए, तब उसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान दीजिए इस पर। इसके सॉल्यूशन में हम पहले फोरियर साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है। वो क्या होता है, fx इक्वल टू अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन ओमेगा x ब्रैकेट में इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ft इंटू साइन ओमेगा टी dt, बाहर आ रहा है डी ओमेगा। तो यहां तो फंक्शन की कोई ब्रांच नहीं है, बस एक ही ब्रांच है, उसी में x की जगह आप t रखेंगे तो देखो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, fx इक्वल टू अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन ओमेगा x एज इट इज। देखो रेड कलर में स्क्वायर ब्रैकेट में क्या किया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी fx में x की जगह t रखना है, तो देखो क्या हुआ, e की पावर माइनस एटी अपॉन टी इंटू साइन ओमेगा टी डी टी, डी ओमेगा बाहर ऐसे ही आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहकर छोड़ दिया, और अब हम इसका जो रेड कलर का स्क्वायर ब्रैकेट है, अब इसको हम अलग से लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको उठाकर वापस इक्वेशन नंबर 1 में रखना पड़ेगा। तो अब हम इसको एक अलग से i फंक्शन मान लेते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एटी अपॉन टी इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। अब यहां पर आप एक बात समझ लीजिए, अगर हम इस आई ओमेगा में ओमेगा को 0 करें तो देखो होगा क्या, साइन ओमेगा की जगह 0 करने से साइन 0 पूरा इंटीग्रल 0 बना देगा, इस वजह से आई 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ये हम आपको इसलिए निकलवा रहे हैं क्योंकि लास्ट में हमें इसकी कहीं जरूरत पड़ेगी, तो इस चीज को हम पहले निकाल के साइड में रख देते हैं, थोड़ी देर बाद इसको यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस इंटीग्रल को आगे सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अंडर इंटीग्रल साइन। वो क्या होता है कि अगर आप इसको ओमेगा के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको हम डी आई अपॉन डी ओमेगा कहेंगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ उस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा जिसमें ओमेगा है। तो यहां पर साइन ओमेगा टी लिखा है, तो सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन होगा, जो कि आगे कॉस ओमेगा टी हो चुका है, और ओमेगा का कॉफिशिएंट टी और आ गया। तो इस तरह से जो अपॉन वाला टी है इस कॉफिशिएंट टी से कैंसिल हो जाएगा, तब आपको डी आई अपॉन डी ओमेगा इक्वल मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एटी कॉस ओमेगा टी डी टी। तो इस इंटीग्रल की ये फॉर्म लेके आने के लिए हमने इसका डिफरेंशिएशन किया अंडर इंटीग्रल साइन। तो फिर से हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन चुका है, जो कि e की पावर ax cos bx dx का होता था। हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इनका प्रूफ भी कराया हुआ है, आप चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि a की वैल्यू तो माइनस ए है, जबकि b की वैल्यू ओमेगा का काम करेगी। तो अब आप इस इंटीग्रल में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डी आई अपॉन डी ओमेगा इक्वल, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हुआ, e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में माइनस ए कॉस ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा साइन ओमेगा एक्स। लिमिट आ गई है 0 टू इन्फिनिटी। अब आप इसमें इसकी अपर लिमिट रखेंगे ना इन्फिनिटी, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, इस वजह से अपर लिमिट से तो 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 हुआ, इंटू ब्रैकेट में देखो अंदर माइनस ए कॉस 0 1 हो गया, प्लस ओमेगा साइन 0 0 हो चुका है। इस तरह से आप ठीक करके इसको लिखेंगे तो डी आई अपॉन डी ओमेगा इक्वल आपको मिलेगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी आपके पास डी आई अपॉन डी ओमेगा मिला, ना कि आई,
तो अब आप क्या करेंगे, इसका ओमेगा के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप जानते हैं ये tan इनवर्स का फॉर्मूला लिखा है, तो अब इसका ओमेगा के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मिलेगा I इक्वल a। तो ऐसे ही रहा, देखो 1/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर का हुआ 1/a tan इनवर्स ओमेगा अपॉन a प्लस एक कांस्टेंट c और आता है। यहां पर जो a था उससे जो कोएफिशिएंट 1/a है वो कैंसिल हो जाएगा कुछ ऐसे। अब आपको क्या मिलेगा, I इक्वल tan इनवर्स ओमेगा अपॉन a प्लस c। अभी पहली बार किसी फंक्शन के इंटीग्रल करने पर यहां पर c आया है, इससे पहले किसी क्वेश्चन में c नहीं था। इस c को निकालने के लिए आपको इनिशियल कंडीशन पे जाना पड़ेगा, और वो क्या होता है, जो ये पैरामीटर होता है, जैसे यहां पर ओमेगा है उसको आपने 0 करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले ओमेगा को 0 करेंगे। जहां ओमेगा 0 रखा था, याद हो अगर आपको, तो हमने वहां I0 की वैल्यू स्टार्टिंग में आपको निकलवा के रखी थी, जिसकी वैल्यू 0 थी साइन 0 की वजह से, उसको यहां पर यूज करना है। तो जब आप ये दो चीजें यहां पर रखेंगे तो आपको मिलेगा 0 इक्वल tan इनवर्स 0 हो चुका है प्लस c, और आपको यहां से c की वैल्यू 0 मिल जाएगी। इस तरह से आपको मिलेगा I इक्वल tan इनवर्स ओमेगा अपॉन a। इस I की वैल्यू को अब उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखना पड़ेगा, जो हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बना के छोड़ी हुई है। तो उसमें जब आप इसको रखेंगे तो आपको मिलेगा fx इक्वल 2/पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन ओमेगा x। ये ग्रीन कलर में पहला वाला इंटीग्रल है, इनटू अब दूसरा जो स्क्वायर ब्रैकेट था ना उसकी जगह आ रहा है tan इनवर्स ओमेगा अपॉन a इनटू डी ओमेगा। या फिर इसको आप ठीक करके लिखेंगे तो इंटीग्रल पहले लिख दिया हमने 0 टू इंफिनिटी साइन ओमेगा x इनटू tan इनवर्स ओमेगा अपॉन a डी ओमेगा इक्वल 2/पाई को fx से मल्टीप्लाई करा दिया तो वो पाई अपॉन 2 हो जाएगा इनटू fx। अब fx की वैल्यू हमने रेड कलर में रखी e की पावर माइनस ax अपॉन x। तो ये इसका आंसर है, थोड़ा ठीक करके लिख देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन ओमेगा x इनटू tan इनवर्स ओमेगा अपॉन a डी ओमेगा इक्वल पाई बाय 2 इनटू e की पावर माइनस ax अपॉन x। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है भाई, थोड़ा सा डिफरेंट था, ध्यान से इसको आप समझ लीजिएगा। अब इसके साथ ही हम आपको एक थोड़ा असाइनमेंट दे रहे हैं, इनमें भी आपको कुछ फोरियर इंटीग्रल ही निकालने पड़ेंगे। इनमें 2-3 सवाल आपके लिए दे रहे हैं, 4 हैं बेसिकली। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चन में आपको लिखा है फोरियर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, तो आप उसमें चेक करेंगे पहले कि इवन है कि ऑड है। ये इवन फंक्शन निकलेगा क्योंकि x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। जबकि दूसरे में आपको दिख रहा होगा कि साफ साफ लिखा है फोरियर साइन इंटीग्रल निकालना है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तीसरे वाले क्वेश्चन में आप यहां पर देखेंगे कि फोरियर इंटीग्रल निकालना है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि ऑड फंक्शन है क्योंकि साइन जो होता है वो एक ऑड फंक्शन होता है। जबकि फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा फोरियर कोसाइन निकालना है, इसमें जो फंक्शन है लेफ्ट साइड पर e की पावर माइनस x इंटू कॉस x लिखा है ना, तो ये हमारा fx का काम करेगा। तो इन 4 क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखिएगा, ये काफी अच्छे सवाल है। तो इस तरह से इन 8 क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3rd में बेसिकली ये फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा जाता है, और गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह से हमने आपको कुछ समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लाइन या फिर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।